नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल लुढ़ा और खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रभात कौशिक। डॉक्टर प्रभात कौशिक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। दुनिया के 65 देशों की सरकारें इनसे शिक्षा पर सलाह लेती हैं, उनके एडवाइज़र हैं ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष अभियान के भी ये एक अहम हिस्से हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान खास तौर पर प्रमुख है। और देश में शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो और कैसे शिक्षा को नई पीढ़ी के लायक बनाया जाए, नए जमाने के लायक बनाया जाए, नई परिस्थितियों के लायक बनाया जाए, इस पर काफ़ी काम इस समय कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात कौशिक। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है धन्यवाद A1 टीवी के स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं एक बिल्कुल पर्सनल बात आपसे करना चाहूँगा। मैंने सुना है बचपन में आपको किसी पंडित ने कह दिया था कि आप तो बिल्कुल जन्म पर ही देखिए कि पढ़ लिख ही नहीं पाओगे, पास ही नहीं हो पाओगे, और फिर आप इतने बड़े शिक्षाविद बन गए। ये कैसे हुआ? अनिल जी, ये शिक्षा का काम होता है आपके अंतर मन को अंतर्द्वंद में ले जाके और इस लायक बना देना कि आप अपने आप को एक लेवल पर ले जाके एस्टेब्लिश कर सकें। मैं जब छोटा था, 7th में पढ़ता था, जैसा आपने कहा, पंडित जी ने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद मैं कहा कि इस बच्चे के हाथ में विद्या नहीं है। मैंने सोचा कि हाथ में विद्या नहीं है मगर विद्या किताबों में लिखी है, मैं किताब से पढ़ूंगा, मैं स्कूल से पढ़ूंगा, मैं टीचर से पढ़ूंगा। और मैंने उसको अपना उसी दिन ध्येय बना लिया। और उसके बाद मैंने MSc किया, PhD किया, MBA किया, LLB किया, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन में लेके आया, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे जैसा बच्चा पढ़ सकता है तो किसी भी बच्चे में इतना दम है जो पढ़ सकता है। बट नॉर्मली एजुकेशन का पार्ट जो मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ वो ये है कि हमारा रिजेक्शन मोड ज़्यादा होता था, एक्सेप्टेंस मोड कम रहा है हमारी एजुकेशन। नेगेटिविटी जी। मतलब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये चेक करने के लिए ले रहे हैं कि इसने ये सीखा नहीं। हम ये चेक करने का एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हैं हमारे सिस्टम में कि बच्चे ने क्या सीखा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो मैंने अपने बचपन से लेकर के अब तक समझा, उस डिफरेंस ने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया कि शिक्षा का एक जो तरीका है वो नहीं है जो हम दे रहे हैं, उससे कुछ हटके होना चाहिए। उसी को समझ के फिर मैंने इस पर काम शुरू किया। अभी जो आप इस वक्त देश में जो प्रधानमंत्री का एक तरह से सोच भी है, परिवर्तन की हवा भी चल रही है, क्या क्वालिटेटिव चेंज चाहते हैं आप एग्जाम सिस्टम में या परीक्षा में या पढ़ाई में, करिकुलम में? सिस्टम जैसा बना हुआ शिक्षा का, स्कूलें जैसे चल रही हैं, टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, पूरे परिदृश्य में आपको क्या कमियां नजर आती है और क्या बदलाव की गुंजाइश लगती है? देखिए, कमियां ढूंढने निकलो तो कमियां तो बहुत मिल जाएंगी, मगर मैं एक इस तरह का इंसान रहा हूं अपनी ज़िंदगी में कि मैं पॉजिटिविटी ढूंढता हूं नेगेटिविटी ढूंढने के बजाय। तो पॉजिटिविटी के तौर पे हम लोग की शिक्षा में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों की वैली में फायर है कि हमको कुछ करना है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जी। और हर बच्चे का एक सोच है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाऊँ कि कम से कम अपनी रोजी रोटी भी कमा सकूँ और देश में कुछ योगदान कर सकूं। मगर कुछ कारणों से, मुझे नहीं मालूम कि क्या पॉलिटिकल कंपल्सन्स रहे हैं पार्टीज़ के, 70 साल में आज तक हम कोई एक ऐसी पॉलिसी नहीं दे पाए हैं जिसको कि हम स्टेबल एजुकेशन पॉलिसी कह सकें। देखिए, देश की जो शिक्षा है वो शिक्षा चलनी चाहिए एक ब्रॉड एक डायरेक्शंस के ऊपर। डायरेक्शंस देने वाले लोग यदि ये नहीं सोचेंगे कि आज जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ इसका इम्पैक्ट अगले 50 साल तक आना है, तो तब तक बात नहीं बनेगी। सोच क्या रही है, जैसे चाइना में एक कहावत है कि आज के लिए जी रहे हो तो आप फसल उगाओ, और कल के लिए आप जी रहे हो तो आप वृक्ष लगाओ, और 100 साल के लिए आप जी रहे हो तो एजुकेशन को ठीक कर जाओ। तो एजुकेशन पे जब तक आप उस हिसाब से ध्यान नहीं देंगे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि मेरे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका इम्प्लीकेशन आज पढ़ने तक, याद करने तक, याद करके आंसर शीट पे उसी क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक ही पैटर्न में, एक तरह से मैं उसको वॉमिटिंग ऑफ द आंसर्स कहता हूँ जी, वो कर देने के बाद हम उसको पास या फेल डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं एजुकेशन में आया, क्योंकि मैं भुक्तभोगी था,
मुझे रिजेक्शन मिला शुरू से मेरी लाइफ में, तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए शिक्षा को ऐसे होना चाहिए कि शिक्षा में बच्चे की अपनी एक जगह होनी चाहिए, और बच्चे को जब तक जगह नहीं देंगे, जब तक प्राइम प्लेस पे बच्चा नहीं होगा, तब तक बात नहीं बन सकती है। तो मैं जब सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तो यूसीएस के नाम का एक स्कूल मैंने भिवाड़ी में पहले शुरू किया, जिस स्कूल में मैंने नारा दिया, डोंट फेल द चाइल्ड, इट इज़ मर्डर। और इस नारे के तहत मैंने खुल के इस बात को कहा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको आप मेरे पास ले आइए और मैं गारंटी देता हूं वो बच्चा पढ़ेगा। अब हम लोगों ने क्या अपनी शिक्षा में बांध रखा था तब तक, जब तक मैंने इस पर काम शुरू नहीं किया, जो मेरी अपनी स्टडीज़ थी, अपनी रिसर्च थी, उसके बेसिस पे मैं ये देखता था कि शिक्षा में तो क्या है कि हमने 5 क्वेश्चंस बना दिए, 5 क्वेश्चंस बच्चे को रटे हुए हैं, तो वो नंबर ले आया, अच्छे से पास हो गया, पेरेंट्स खुश हो गए, माँ बाप खुश हो गए, मगर वो शिक्षा कहीं भी स्किल से नहीं जुड़ी, कहीं भी ऐसे कौशल से नहीं जुड़ी जिससे कि बच्चा अपने लाइफ में यदि डिग्री नहीं है तो कुछ कर सके। तो हमारी शिक्षा, जो मेरा मानना रहा कि वो डिग्रियों के पहाड़ बनाने में तो सफल हुई जी, एक एक बच्चे के ऊपर कई कई डिग्रियां हैं, कई कई कोर्सेज हैं, मगर जब वो इंडस्ट्री में जाता है, जैसे आपको याद हो नारायण मूर्ति ने, इन्फोसिस वालों ने कहा था कि नॉट मैनी इंजीनियर्स आर स्किलफुली एम्प्लॉयबल। तो जब स्किलफुली एम्प्लॉयबल आप इंजीनियर्स नहीं निकाल पा रहे हैं अपने कॉलेजों में से, इसका मतलब आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है। जबकि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का यदि मैं जाके देखूं, एज एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, तो एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी आपको मान्यता तब देती है जब आपके पास सारे लैब्स और सब इक्विपमेंट होते हैं। उन लैब्स एंड इक्विपमेंट की ही तो ज़रूरत बच्चे को आगे लाइफ में पड़नी है, जब वो जॉब करने जा रहा है। जब वो सब करके आ रहा है तो वहाँ इन्फोसिस जैसा ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मेरा मानना ऐसा रहा कि शिक्षा को किताब के बाहर होना चाहिए। किताब में तो केवल इन्फॉर्मेशन रखी है। मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चा एक स्कूल से पास होके जाता है तो वो बच्चा, जितना ज्ञान आपने उसको डाउनलोड किया है, उसमें से 90% ज्ञान उसके काम का नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन है। और उस इन्फॉर्मेशन को, मेरा ऐसा मानना है, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कि उसको बच्चा ऐसे करके आपके गेट के पीछे फेंकता है, एक सर्टिफिकेट हाथ में लेता है, बाहर जाता है, काम उसके वही 10% आता है जो उसने लाइफ में सीखा है, जिसको वो कहीं स्किल के साथ जोड़ पा रहा है, जिसको कहीं वो कौशल के पास, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहना शुरू किया कि कौशल विकास होना चाहिए देश के अंदर। कौशल विकास को लेके पॉलिसीज बन रही हैं। अब मुझे नहीं मालूम अभी तक कितने लोगों को उसका फायदा हुआ है, मगर एटलीस्ट इस सरकार ने सोचना तो शुरू किया कि भाई कौशल विकास होना चाहिए, और किसी भी कौशल का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। लेकिन आज जो हमारे पास शिक्षा है, लॉर्ड मेकाले से लेकर अब तक चली आ रही है शिक्षा, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें अभी तक नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि किताब में क्या लिखा है वो बदल जाए। कोई अकबर को महान कह दे और कोई महाराणा प्रताप को महान कह दे, इस पे बहस करते चले जाए। तो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है, दशा और दिशा, दो विषय, शिक्षा की दशा क्या है और शिक्षा की दिशा क्या है। तो दशा पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो दिशा है, अब कौशल विकास की तरफ हम जा तो रहे हैं, पर 70 साल में आज़ाद होने के बाद हम इस दिशा में कितना जा पाए और कितना अपने नौजवान को, अपने भविष्य को ढोने वाले लोगों को इस योग्य बना पाए कि वो जाके भविष्य की मशाल को थामे और आगे रास्ता दिखाएं समाज को। ऐसा बना पाए क्या हम? देखिए अनिल जी, आप भी पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, मैं भी पिछले करीब 10 साल में पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। स्कूल्स में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ। मैं दिशा नहीं देख पा रहा हूँ जी। मुझे कोई भी ऐसी दिशा नहीं दिख रही कि जैसे दिशा क्या होनी चाहिए एजुकेशन की। मेरे हिसाब से, जितना मैं एजुकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे हिसाब से दिशा ये होनी चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि वो लर्न क्या कर रहा है और उसकी क्यों कर रहा है। ठीक है सर। अब टीचर को ये पता होना चाहिए कि इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था, और मैं एग्जामिनेशन ले रही हूँ तो इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन नहीं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मैं उसका लर्निंग आउटकम चेक कर रहा हूँ कि उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड थे, लर्निंग आउटकम्स को चेक कर लिया गया, उसके बेसिस पर उसको कॉम्पिटेंट या नॉट येट कॉम्पिटेंट कहा गया। जैसे मैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्टडी कर रहा था, वहाँ वो कहते हैं कि पास फेल परसेंट और डिविजन्स नहीं है। वो कहते हैं या तो आप कॉम्पिटेंट हैं या तो आप नॉट येट कॉम्पिटेंट हैं। मतलब नॉट येट कॉम्पिटेंट भी हैं, तब भी आपको क्या करना है, कोशिश करते रहिए जिससे कि आप कॉम्पिटेंसी पे आ जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि यदि आप 33% मार्क्स नहीं ला रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक वजह से, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ।
आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है और रात को लाइट चली गई, सुबह उसका एग्जाम है, उसने तैयारी की, साल के भीतर उसकी प्रॉपर तैयारी टीचर्स नहीं करा पाए किसी भी वजह से, या उसकी हेल्थ ने साथ नहीं दिया, या एग्जाम वाले दिन बच्चा बीमार हो गया, कोई भी एक छोटा सा फैक्टर बच्चे की टोटल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान में सोचा गया कि एक दिशा देने के लिए कि हम CCE लेके आए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें पूरे साल बच्चे का असेसमेंट हो। मगर उसमें दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इतना बड़ा देश, मैकेनिज्म प्रॉपर न बनने की वजह से आज भी बहुत सारे CBSE स्कूल्स ऐसे हैं जहां CCE को लोग समझ नहीं पाए हैं। अब जहां कुछ लोगों को समझ में आई है, वहां सरकार सोचती है, दूसरी सरकार आई वो सोचती है CCE ठीक नहीं है, अब कुछ और लाया जाए, अब कुछ और लाया जाए। तो हर बार डिश वही है, मसाला कुछ और डाल दिया जाता है। उस वजह से क्या होता है कि उस डिश को पकाने वाला जो शेफ है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। उसको खाने वाले की तो हालत क्या होगी? वही हालत बच्चों की आज हमको दिख रही है दिशा के तौर पे, कि जब तक स्कूल्स में आपका टीचर घुसने पे क्लास के अंदर जब जाता है, उसके हाथ में आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, जब तक बच्चे को ये पता ना हो कि मैं ये लर्न करने जा रहा हूँ, इसका मेरी लाइफ में ये काम आना है, इसको मैं घर जाके अपने पापा को, अपने मम्मा को ये मदद कर सकता हूँ इस पढ़ाई को करने से, तो तब तक उस शिक्षा का मतलब दिशा है नहीं। और दिशा का, जहाँ तक आपने सरकार की पॉलिसी की बात की, मैं तो 70 साल की टोटल पॉलिसी को यदि देखता हूँ तो मैं उसको कंप्लीट फेल्योर पाता हूँ। कोई अकबर को महान कहता है, कोई महाराणा प्रताप को महान कहता है, और हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। जबकि बच्चे को जरूरत क्या है, उस पे ना तो आपकी NCERT ने, मेरे हिसाब से, हो सकता है उन्होंने उनके हिसाब से किया हो, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय यह है कि ना तो उन्होंने NCERT ने ये ध्यान दिया कि आज की हिंदुस्तान के बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपके क्षेत्र से संबंधित एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मीडिया लिटरेसी। आज बच्चा सोशल मीडिया पे है, आज बच्चा ट्विटर पे है, आज बच्चा फेसबुक पे है, बहुत सारी तरह की चीज़ों पे, गूगल पे है। अब मैं क्या मानता हूं कि जब बच्चे को हमने ये तैयारी नहीं किया कि गूगल को कैसे यूज करना है, तो वो गूगल का मिस यूज कर रहा है जी। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक बच्चे को स्कूल में गूगल बेस्ड प्रोजेक्ट दिया गया, सर्च मेक अ प्रोजेक्ट ऑन PT उषा। अब मेक अ प्रोजेक्ट ऑन PT उषा पे उस बच्चे ने क्या किया, पेरेंट्स दोनों जॉब पे थे, उसने पेरेंट्स को फोन किया, पेरेंट्स ने कहा हम लोग लेट पहुंचेंगे, बच्चे ने कहा नहीं मुझे कल सबमिट करना है। क्लास 2 का बच्चा, उसको ऐसा प्रोजेक्ट टीचर ने दे दिया। अब मैं कहाँ अपने आप को उद्वेलित पाता हूँ एजुकेशन में, जहाँ मैं देखता हूँ कि ये गलत हो रहा है। उसमें बच्चे ने जब गूगल पे सर्च किया, PT उषा लिखा, तो आप समझते हैं गूगल कितनी सारी उषा के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अब उसमें से बच्चा कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट डाउनलोड कर लेता है, प्रिंट निकालता है, टीचर को सबमिट कर देता है। टीचर बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि बच्चा किस लेवल का है, उस केस को हाईलाइट कर देती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उस क्लास 2 के बच्चे के मानस पे क्या गुजरा होगा, हमने क्या उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया। तब से जितने भी स्कूल मेरे अंडर में हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मीडिया लिटरेसी पहले दीजिए, बच्चे को बताइए कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या इससे फायदा हो सकता है और किस लिमिट तक आपको जाके उसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए दोनों बातें हैं, एक तो क्लासरूम में भीड़ ज्यादा है जी, भीड़ है, 50 लड़कों को पढ़ा सकता है टीचर, 45 को पढ़ा सकता है, 60 बैठ लिए, 70 बैठ गए। एक तो ये, दूसरा माँ बाप के पास टाइम नहीं है। दो बड़े फैक्टर हैं जी। स्कूल में टीचर के पास जो टाइम है वो ज़्यादा बच्चों में बट रहा है। ये मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ स्कूल्स की, फिर मैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल पर भी आऊँगा। तो वो जो क्लास में भी उसको उतना समय नहीं मिल पा रहा टीचर से, और घर पे माँ बाप के पास समय नहीं बच्चे के लिए, तो बच्चा कहाँ जाए और कैसे डेवलप करे। हाँ, तो मैं इसको गूगल को इसका इलाज नहीं मानता जी। बच्चा कहाँ जाए, तो बच्चे को टीचर भी कहता है ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी जी। पेरेंट भी कह देता है कि ये इन्फॉर्मेशन गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। आपको याद हो तो आपको और हमारे टाइम में लाइब्रेरी में जाना होता था जी हाँ। किताब से इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती थी, 4 किताबें पढ़ते थे तब एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी। मगर आज का बच्चा, हिंदुस्तानियों को आपने बाहर सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये कॉपी कट पेस्ट कल्चर वाले लोग हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग क्रिएटिविटी की तरफ देखते नहीं। जैसे आपने मेघालय का नाम लिया,
मैकाले की शिक्षा पद्धति को यदि आप देखें तो इट वाज मेंट टू बी प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स। अब क्लर्क्स प्रोड्यूस करने के लिए देश की यदि पॉलिसी आप आज भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हो तो आप क्रिएटर्स कहाँ से लाओगे? आप क्रिएटिव लोग क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो। कई लोग कहते हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ और मुझे उन पर गर्व भी है जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, हिंदुस्तानियों ने बाहर जाके भी हमारा सर ऊंचा किया है। कई लोग कहते हैं हिंदुस्तानी बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, मगर मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। यदि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 1-2 करोड़ लोग सक्सेसफुल हैं भी, तो उसमें शिक्षा पद्धति का मुझे रोल ज़्यादा नज़र आता नहीं। हाँ। वो उनका अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, वो उनके पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं, वो उनका जो भी है हार्डवर्क है। मैं उसको पॉलिसी की वजह से वो क्रिएट हों ऐसा नहीं मानता। जैसे क्लासरूम के साइज का आपने बात किया, क्लासरूम का साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता जब तक कि आप कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यदि आपके डिफाइंड हैं तो आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखते हैं जो बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत लोग बैठे होते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, आपके एलईडीज का इस्तेमाल करने लगे हैं, लोगों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सीख रहे हैं लोग। मगर वहाँ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हैं कि मैं इस रूम में आया हूँ पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ने आया हूँ। जैसे दुर्भाग्य से मैं कई टीचर्स को मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो बताते कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से आज पढ़ाने जा रहा हूँ। कल वहाँ छोड़ा था तो क्या होता है, मैं यदि ये पूछ लूँ कल कहाँ छोड़ा था, तो वो बच्चे से पूछ के बताते हैं कि मैंने इस क्लास में कल कहाँ छोड़ा था। अब टीचर कोई प्लानिंग लेके नहीं आ रहा जी। मैं देखिए ऑफस्टेड यूके का मैंने काफ़ी स्टडी किया है। यूके में ऑफस्टेड एक ऑडिट सिस्टम होता है। ऑडिट सिस्टम क्या है कि टीचर के पूरे साल की एक ऑडिट की जाती है कि आपने क्या क्या पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड थे या नहीं, और लर्निंग आउटकम्स क्या है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू हर टीचर को गुजरना होता है जी। हमारे यहाँ क्या है, पास हो गया तो मेरा जी, फेल हो गया तो माँ बाप का जी। मतलब ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिसी तो क्या होनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा यदि मेरे पास आ गया है, जैसे मैंने कहा डोंट फेल द चाइल्ड इट इज मदर, मुझे मालूम था कि कैसा भी बच्चा आएगा मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। मैंने उस बच्चे को कभी लाइफ में फेल नहीं होने दिया, कारण सिर्फ उसके पीछे हाथ रखा, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए और लर्निंग आउटकम्स को बीच बीच में इवेलुएट करता रहा। तो हर बच्चे में कैपेसिटी है, खराब से खराब बच्चा भी जिसको लोग कहते हैं, मैं हालांकि किसी बच्चे को खराब नहीं मानता जी। मगर कोई भी स्कूल यदि किसी बच्चे को खराब कहता है, मैं गारंटी देता हूं कि उस बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। और मैंने पिछले 19 साल में ऐसे इम्प्रूवमेंट्स बहुत सारे बच्चों में लाके देखे हैं। सिंपली क्या किया है कि एक आपका जो पॉलिसी है उसको इस तरह से बनाया कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके आपने तैयार किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जाकर हम बात करेंगे हमारी शिक्षा की दशा क्या है जी। और ख़ास तौर पर एक सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जी। और अब तेज़ी से प्राइवेट स्कूल्स का और पब्लिक स्कूल्स जिनको कहते हैं, उनका बड़ा भारी ढांचा खड़ा हो गया है और काफ़ी बहस भी चल रही है कि ये ऐसा पढ़ाते हैं, वो वैसा पढ़ाते हैं, यहाँ ये फीस है, वहाँ वो फीस है, स्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी है कि नहीं है, सरकार का टैक्स पेयर का इतना सारा पैसा लगता है और उसके बाद भी उन स्कूलों से कैसे बच्चे निकलते हैं। बड़ी भारी बहस पूरे देश में छिड़ रही है। तो हम ब्रेक के उस पार आपसे इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खास मुलाकात में प्रभात कौशिक जी, प्रख्यात शिक्षाविद, आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर प्रभात कौशिक। डॉक्टर प्रभात कौशिक, जैसा मैंने पहले बताया, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में विभिन्न सरकारों को, 60-65 देशों की सरकारों को शिक्षा पर परामर्श देते हैं, उनके कंसल्टेंट हैं। और भारत में खास तौर पर शिक्षा की दशा और दिशा कैसे बदली जाए और कैसे नई पीढ़ी के लिए वातावरण तैयार किया जाए, शिक्षा का परिवेश बदला जाए, परिदृश्य कैसे बदले देश का, इस पर बहुत काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इनसे सलाह ले रही है, इनको काफ़ी काम केंद्र सरकार ने भी दिया हुआ है इस बारे में। तो आज हमारे दर्शकों को खास तौर पर हम प्रभात कौशिक जी से बात करके बताना चाहते हैं कि देश आने वाले वर्षों में किस तरह करवट लेगा, किस तरह शिक्षा
का वातावरण और परिदृश्य बदलेगा, परिवेश बदलेगा, इस पर हम चर्चा करें। फिलहाल शिक्षा की दिशा पर हमने पहले बात की थी, अब हम बात करना चाहते हैं शिक्षा की दशा पर। शिक्षा की दशा, एक तरफ सरकारी स्कूल है, सरकार का बहुत बड़ा पैसा, टैक्स पेयर का बहुत बड़ा पैसा उन पे लग रहा है। इन्हें लोग टाटपट्टी स्कूल भी कहते हैं। कहीं पर एक टीचर है और खूब सारे बच्चे हैं, कहीं पर खूब सारे टीचर हैं और एक भी बच्चा नहीं है, कहीं पर एक विषय के 2 टीचर हैं, कहीं पर किसी विषय का कोई टीचर पूरे साल ही नहीं आता। सरकार की तबादला नीति और सरकार का ये पॉलिटिकल प्रेशर, वो पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ स्कूल खोल दो, वहाँ स्कूल खोल दो, तमाम तरह की बातें सरकारी स्कूलों की। फिर भी राजस्थान में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और जिनके बच्चे, होनहार बच्चे निकल करके आए हैं, जिन्होंने राजस्थान बोर्ड की खासतौर पर मेरिट में अपना स्थान बनाया। लेकिन फिर भी जहाँ तक गुणात्मक शिक्षा की बात है और छात्र का सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, उसे आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना, उसको बदलते वक्त का गवाह बनाना, बदलते वक्त के लिए तैयार करना, ये काम इसकी एक इनोवेशन मांगता है, रेगुलर प्रोसेस मांगता है, बदलाव का, टीचर की ट्रेनिंग मांगता है, टीचर का जो मेंटल बना हुआ है स्टेटस, उसमें निरंतर चेंज मांगता है। ये मुझे लगता है सरकारी स्कूल में इस तरह का प्रोसेस स्लो डाउन है या बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में काफ़ी है। और चूंकि एक कंपटीशन है प्राइवेट स्कूल्स के बीच में, नंबर 1 बने रहने का, सर्वाइवल का, आपको खुद कमाकर खुद चुकाना है, इसलिए आपको वाइबल बने रहना है, या आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको निकालना है। सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच आप क्या गैप देखते हैं और क्या बदलाव की आपको उम्मीद लगती है, ज़रूरत लगती है, और सरकार की सोच और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सोच में क्या फ़र्क है? अनिल जी, मैं आपकी इस बात को 2 तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। जी। एक सरकारी शिक्षा की बात की आपने, एक जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं उनकी बात, निजी स्कूल्स, उनकी बात आपने की। निजी स्कूल्स की अपनी अलग समस्याएं, अपनी अलग स्ट्रेंथ हैं, और सरकारी स्कूल्स की अपनी अलग समस्याएं हैं और अलग उनकी मजबूतियां हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। मेरा ऐसा मानना है, जैसे आज हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल का जो एक बॉडी लैंग्वेज है उनके टीचर्स का, उनके प्रिंसिपल्स का, फिर वही बॉडी लैंग्वेज बच्चों में ट्रांसमिट होता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा पाप 70 सालों में, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, मगर पिछले 70 सालों में सबसे बड़ा पाप यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो ये किया है कि सरकारी शिक्षा का इस तरह का विध्वंस कर दिया है कि वो कहीं ठहरती ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं कुछ बच्चे निकलते हैं, राजस्थान में भी कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैं उसको आपकी शिक्षा पॉलिसी की देन नहीं मानता जी। वो उन बच्चों के इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, उनके पेरेंट्स के इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, क्योंकि वो नंबर बड़ा छोटा सा है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यदि बताऊं, कहीं कोई टीचर भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालते हैं उसमें, हाँ, पर्टिकुलर कोई टीचर कहीं ऐसा सरकारी स्कूल में भी आ गया तो साहब ये इंडिविजुअल एफर्ट हुआ। हाँ जी। किसी पर्टिकुलर टीचर का एफर्ट, किसी पर्टिकुलर सिस्टम की देन नहीं है, वो सिस्टम की देन नहीं है जी। सिस्टम यदि ढंग से चल रहा होता तो मेरा हर एक टीचर मेरे हर एक बच्चे का एक प्रॉपर केयर कर रहा होता, मगर आज वो चीज दिखती नहीं है। कहीं कहीं बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत काम करना चाहते हैं, मगर सिस्टम अलाउ नहीं करता। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, सिस्टम अलाउ नहीं करता। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, टीचर से मैं जब मिलता हूं, सरकारी स्कूल के टीचर से, वो कहते हैं, हम पूछते हैं क्या पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है। टीचर कहता है साहब मैं गेहूं उबाल रहा हूं, या मैं चावल उबाल रहा हूं, मिड डे मील में लगा हुआ हूं। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, मिड डे मील स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार लेके आई, जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्कीम है। मैं सल्यूट करता हूं सरकार को जिसने ऐसा सोचा। मगर मिड डे मील को कॉपी किया गया, आपने विदेशों से कॉपी किया। जैसे मैं अमेरिका के स्कूल्स में जाता हूं, वहां मैं देखता हूं एक ट्रक आता है आपके लंच ब्रेक के टाइम पे, उस ट्रक में खाने की सारी चीजें होती हैं, सारा इक्विपमेंट, सारी थाली चम्मच वगैरह सब कुछ साथ लेके आता है। आपके स्कूल के एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो लगाते हैं, ले करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। गिवन टाइम में बच्चे वो मिड डे मील खाते हैं और फिर अपनी क्लास में चले जाते हैं। टीचर का रोल केवल उन बच्चों को क्लास से खाना खाने लाने तक की है, खाना बनाने तक नहीं है। जैसे कई जगह हमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई टीचर खाना बना रहा था
उस खाने में छिपकली गिर गई जी या कुछ और निकला या गेहूं में कीड़ा निकला या चावल खराब था, किसकी देन है साहब? ये आपके सिस्टम की देन है। आपने उसका ठेका किसको दिया हुआ है? सरकारों को, हमारे मंत्रियों को सोचना चाहिए कि वो जो मिड डे मील का सामान प्रोवाइड करने वाला ठेकेदार है वो कौन है, जी। वो कौन से मंत्री जी का रिश्तेदार है, वो कौन से ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए। वो प्रिंसिपल, सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की क्यों बना दी जाती है? सारी जिम्मेदारी उस टीचर की क्यों बना दी जाती है? अच्छा चलिए, उससे गलती हो भी गई, मैंने मान लिया, उसको आपने पनिश भी किया, बट सिस्टम में क्या सुधार लाए? क्या आपने उसको एक प्रॉपर हाई प्रूफ और फुल प्रूफ, फ्लाई प्रूफ किचन बना के दिया जहां लिजार्ड ना जा सके, छिपकली ना जा सके, मक्खियां ना जा सके? नहीं दिया। मैं, माफ कीजिएगा, ऐसे स्कूल्स में गया हूं, खुले में बनता है वो खाना, खुले में खाना बन रहा है। अब उस खाने में कुछ भी गिर सकता है, लकड़ियों से खाना बन रहा है, जी। कंडों पे खाना बन रहा है। अब उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वो अमेरिका वाला मिड डे मील बच्चों को यहाँ दें? आपका लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है, बच्चों को खाना मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो वो गुणात्मक नहीं है। अब ऐसे में उस खाने की वजह से जो इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ वो शिक्षा पे देख रहा हूँ। टीचर खाना बनाए या क्लास में पढ़ाए, ये एक बहुत बड़ी बहस है जिस पे सरकारों को जवाब देना चाहिए। हमको सरकारों से, आप जैसे लोगों के थ्रू जवाब मांगा जाना चाहिए कि भाई ये शिक्षक का काम क्या है, शिक्षा देना या खाना बनाना। यदि आपके पास, जैसे राजस्थान में मैं देखता हूँ करीब, जहाँ तक मेरी स्टैटिस्टिक्स यदि राइट है तो राजस्थान में करीब 17,000 स्कूल्स हैं सरकारी। जी। 17,000 स्कूल्स के अंदर आपने क्या 17,000 कुक अपॉइंट किए हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, कर ही नहीं सकती सरकार, पैसा नहीं है सरकार, पैसा नहीं है सरकार के पास। नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसा मुसीबत क्यों ले रहे हैं जिसमें कि लोग रोज मीडिया वाले जाएं और देखें और पता करें? मीडिया को इंस्पेक्टर बनना पड़ रहा है। मीडिया जा रहा है, देख रहा है कि यहाँ छिपकली पड़ी है, यहाँ कीड़े पड़े हैं, यहाँ मक्खियां बैठी हैं। साहब, मैंने ऐसी जगह देखी है जहाँ खाना बाथरूम के बिल्कुल बगल में खुले में बन रहा है। बिल्कुल खुले बन रहा है। अब क्योंकि उसमें है ही नहीं। मैं दूसरी एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो हमारी पॉलिसी की देन है। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, रोटरी का एक प्रोजेक्ट है, रोटरी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान के लिए पोलियो उन्मूलन के बाद एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट दिया है साहब जी। वो प्रोजेक्ट है टीच करके, TEACH। टीच में क्या है? उन्होंने कहा T इज फॉर टीचर सपोर्ट, E is for e-learning, A is for adult literacy, and then C is for child development, and through these 4 things converting a school into a happy school। वो H हो गया आपका। तो मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का चेयरमैन हूँ रोटरी इंटरनेशनल के एक डिस्ट्रिक्ट का। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में 1-2 मीटिंग्स बुलाई, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाया। एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब का कहना है कि साहब मैं तो घंटी बजा के आया हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा आप घंटी बजा के प्रिंसिपल आए हैं? कहते मैं तो अकेला सिंगल टीचर स्कूल हूँ, चपरासी भी नहीं है। अब मैंने उससे पूछा, जब हम स्कूल्स में गए, हमने कलेक्टर अलवर को भी 1-2 स्कूल में भेजा, बुलाया, इनवाइट किया वो ई सपोर्ट देने के लिए। हम देख रहे हैं उस स्कूल में ई सपोर्ट तो दे दिया आपने, वो प्रोजेक्टर तो लगा दिया। प्रिंसिपल कह रहा है इसकी बिजली का बिल कौन देगा? पहले तो बिजली है ही नहीं, है भी तो उसका बिल कौन देगा? मैं एक एनजीओ रन करता हूं विद्या ट्री फाउंडेशन के नाम से। उस एनजीओ ने एक सरकारी स्कूल में, कन्या विद्यालय में, ये सोचा कि हम इन बच्चियों को कंप्यूटर शिक्षा दें। हमने उस विद्यालय में एक रूम उनसे लेके डीईओ के साथ बाकायदा MOU करके और उनको वहां कंप्यूटर का पूरा लैब बना के दिया। लैब हमने दिया, टीचर्स हम भेज रहे हैं, फर्नीचर हमने दिया, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, कंटेंट हमने दिया जी। जहां बिल्कुल कंप्यूटर बच्चियों ने कभी देखा ही नहीं था। और छोटी छोटी बच्चियों में इतना एक्साइटमेंट आया। हमने जब उनको फ्यूचर दिखाया कि फ्यूचर क्या है, आप यहाँ यदि डाटा ऑपरेशन का काम भी सीख जाएं तो इंडस्ट्री आपको 10-12-15 हज़ार रुपए महीने का जॉब आसानी से दे सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग चाहिए। वो बच्चियां उनकी हैं जो घरों में आया काम कर रही होती हैं या बड़े बड़े निम्न आर्थिक वर्ग वाले लोगों की बच्चियां। उन बच्चियों में एक्साइटमेंट था कि हमको कंप्यूटर सीखना है। हमने शिक्षा के कई जो हमारे अधिकारी हैं सरकार के, उनको वहां बुलाया इनॉग्रेशन के टाइम पे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर एक शिक्षा अधिकारी ने तो यहां तक बोल दिया कि साहब ये तो आपने लगा दिया, मगर बिजली का बिल कौन देगा? है ना हमारे लिए शर्म की बात कि एक एनजीओ पार्टिसिपेशन के थ्रू आप कंप्यूटर लैब पूरा बना के दे रहे हैं, वो टीचर की तनख्वाह भी आपसे नहीं मांग रहा, आप, हमारी सरकार बिजली का बिल भी नहीं दे सकती। तो कहां जा रहा है ये पैसा?
इतना बड़ा बजट आपकी एजुकेशन के लिए हर स्टेट को एलोकेट सेंटर से भी होता है, स्टेट का भी कुछ बजट होता है, मगर वो जा कहाँ रहा है? मैं स्कूल्स में तो लगा हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। स्कूल्स में जैसे मैं कई सारे ऐसे स्कूल्स को जानता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मैं इंडस्ट्रीज को लेके गया कि भाई आप अपना CSR फंड इस स्कूल में लगाइए जी। अब वो CSR फंड में कंप्यूटर लगा रहे हैं या ये ई-लर्निंग सपोर्ट लगा रहे हैं या दूसरी चीज लगा रहे हैं, हम वहाँ पा रहे हैं कि थोड़े दिन बाद वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि चपरासी नहीं है स्कूल में, स्कूल की बाउंड्री नहीं है, स्कूल में सफाई वाला नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए वो चलता नहीं है। अब क्या सरकार ये हमारे बच्चों का मूलभूत अधिकार नहीं है कि सरकार बेसिक चीजें तो उनको दे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार उन सब बच्चों के लिए यहाँ ऑक्सफोर्ड खोल दे लाके, हार्वर्ड बना दे लाके, मगर एक बेसिक चीजें तो दे। अब अपने स्कूल्स में इनके में बेसिक चीजें भी नहीं है। जैसा दूसरा आपका क्वेश्चन था प्राइवेट विद्यालयों को लेकर, राजस्थान के अंदर जैसे CBSE के करीब 1000 के आसपास स्कूल्स हैं जी, 900 कुछ की संख्या बनती है, जिसमें से कुछ निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो सभी वर्गों के लिए काम करते हैं जी। सरकार का एक बड़ा ही अच्छा फैसला जो RTE को लेके आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि RTE के थ्रू सारे बच्चों को एक जैसी समान शिक्षा मिलेगी। मगर RTE में क्या हुआ कि RTE को इस तरह से पिच इन किया गया वोट बैंक के खाते कि जो लोकल गांव वाला एक गरीब आदमी है जिसको एडमिशन वास्तव में चाहिए, मगर वो कागज नहीं बनवा सकता सर, उसको जो आय प्रमाण पत्र चाहिए वो नहीं बनवा सकता। उसी गांव का कोई दबंग आदमी है, पैसे वाला है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता है, स्कूल में जाता है और एडमिशन ले लेता है। स्कूल प्रिंसिपल के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसे दांत उसको नहीं दे रखे हैं कि वो उसको कहीं कानून को लागू करने में कुछ कर सकता हो। अब ऐसे में फायदा किसको हुआ? गरीब को तो फिर भी फायदा नहीं हुआ। मैं इसको सलाम करता हूं कि जो डिसीजन लिया गया गरीबों के लिए, उसको यदि ठीक से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। दूसरा, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं सरकार का, मैं प्राइवेट स्कूल्स की एक बात कहता हूं। प्राइवेट स्कूल्स के लिए लैंड आप ऑक्शन करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की फीस आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? लैंड जब आप मैक्सिमम मार्केट रेट पर पे कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनको, फिर आप कहते हैं फीस हमारे हिसाब से लो। अब मेरी समझ में तो ये लॉजिक नहीं आता। प्राइवेट विद्यालय किसी आदमी ने समाज सेवा करने के लिए, मैं मानता हूं जैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में क्या होना बनता है कि स्टेट को पूरा अधिकार है एजुकेशन को रेगुलेट करने का, करना चाहिए भी, नहीं तो लोग निरंकुश हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या बनता है कि सरकार को यह देखे कि एक ही डंडे से गधे और घोड़े सबको हाँकना शुरू ना कर दे। मगर आज क्या हो रहा है, आपके यहां फी फिक्सेशन कमेटी बनती है साहब, आपकी अपनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो अपने हिसाब से इस तरह से शिक्षा को मोड़ दे रहे हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्कूल चलाओ। आप जो अमेरिका जाके, इंग्लैंड जाके या बाहर जाके सीख के आए हो कोई क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, उस पर काम मत करो। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं बड़ा ही हतोत्साहित हो रहा है। नहीं, लेकिन ये जनता में जो धारणा है जिसकी वजह से सरकारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं या सरकारें ऐसे मैकेनिज्म तैयार करती है, वो एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है जी। बहुत आमतौर पर। आदमी से पूछ दो चलते रस्ते कहेगा, अरे साहब इतने 1000 रुपये फीस है, अरे साहब इस नाम के पैसे, उस नाम के पैसे, जो फार्म 10 रुपये में छप के आता है वो 100 रुपये मिलता है या 500 रुपये मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेके प्राइवेट स्कूल गाहे बगाहे आलोचना का विषय बनते रहे हैं, और जिनकी वजह से सरकार को ये एक प्रेशर में समझ लें, एक लोकप्रिय कदम उसका सर में समझ लें जनता को लुभाने के लिए कि उसने ऐसी कमेटी बनाई और फीस रेगुलेट करने की कोशिश की। जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सरकार को पूरा अधिकार है रेगुलेशन का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो इस पक्ष में हूं ही नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स कंट्री में हो जी। यदि सरकार प्राइवेट स्कूल्स के एट पार शिक्षा देने में सक्षम हो जी, तो प्राइवेट स्कूल्स की जरूरत कहां है? जी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आप देखिए बिरलाज ने या कोई भी बड़े नाम पर राजनीतिक इंडस्ट्रियल घराने आप उठा के देखिए तो आप पाएंगे उन्होंने शिक्षा को किस तरीके से आपके बिल्कुल रूरल एरियाज तक में पहुंचाया। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज CSR के तहत
शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, कोशिश कर रही जी हैं। हाँ। मगर मैं सरकार के तौर पे, जैसे आपने चर्चा के लिए सरकार वाला वर्ड यूज किया, सरकार के तौर पर मैं क्या देखता हूं, आप एक स्कूल वाले को कहते हो कि हम यहाँ स्कूल चाहते हैं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां सरकार लैंड अलॉट करती है। अब लैंड आप फ्री दीजिए, सब कुछ रेगुलेट करिए। जब लैंड को आप मैक्सिमम कॉस्ट पे, ऑक्शन मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट कॉस्ट पे आप जब सेल कर रहे हैं, आवंटन भी तो होता है, पहले तो आवंटन में भी ली हुई बहुत सारी जमीनें। तो आवंटन वालों का और जिन्होंने ऑक्शन में खरीदी, दोनों का फर्क होना चाहिए, ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरी एक बड़े मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ आपको। मैंने 99 के आसपास का मेरे पास डाटा है, आज तो वो बढ़ गया होगा, उस समय करीब 1600-1700 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ सरकार खर्च कर रही थी बच्चों के एजुकेशन पे, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में इनके तंत्र का खर्चा, टीचर्स की तनख्वाह, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी, वो सब मिला के, ठीक है साहब। अब उसमें रिजल्ट क्या था? कुछ भी नहीं। उस समय हम प्राइवेट स्कूल्स की यदि एवरेज फीस देखते तो वही 1000 रुपए के आसपास थी। 1000 रुपए के आसपास की फीस पे यदि वो 1700-1800 रुपए खर्च करने वाली सरकार से बेटर शिक्षा दे रहा है, उसका टीचर तैयार होके आता है, एक लेसन प्लान बना के आता है, उस लेसन प्लान के हिसाब से क्लास में पढ़ाई कराता है, उसका प्रिंसिपल चेक करता है कि बच्चों को ठीक पढ़ाया गया है या नहीं, उसके पेरेंट्स भी चेक करते हैं, हर महीने पीटीएम होती है, उस पीटीएम में भी डिस्कशन होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। अकाउंटेबिलिटी है जी। तो वो अकाउंटेबिलिटी आप सरकारी सिस्टम में क्यों नहीं लाते जी? आपके सरकारी विद्यालय ऐसे भी हैं जहां 17, 18, 20% का रिजल्ट रहता है। डॉक्टर प्रभात कौशिक से जिस विषय में बात हो रही है, ये विषय ऐसा नहीं है कि एक खास मुलाकात में इसको समेट लिया जाए, और चूंकि बात चलते चलते वहां तक पहुंच गई है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम और सरकारी तंत्र का एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट तंत्र का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूल वर्सेज प्राइवेट स्कूल, शिक्षा का स्तर, गुणात्मकता और फीस का स्ट्रक्चर, इन सब पे बहुत सारे ऐसे विषय हैं प्रभात जी, मेरी समझ में इन पर लगातार चर्चा होनी चाहिए जी। और आप अगर इसको जरूरी समझते हैं, उचित समझते हैं, तो हम एक ओपन मंच पर तैयार कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं प्रस्ताव करता हूं आपको कि एक ओपन मंच तैयार करें और उस पर बहस करें, पेरेंट्स को बुलाएं, सरकारी स्कूल को के टीचर्स को बुलाएं और प्राइवेट स्कूल्स को चलाने वालों को बुलाएं, और हम क्यों ना जो बातचीत आज आपकी बात से निकल कर आई है, इस सिलसिले को एक क्रमबद्ध श्रृंखला में परिवर्तित कर दें। मेरा प्रस्ताव और सुझाव है, अगर आप इसके लिए हमारा साथ दें तो मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी के भविष्य के लिए एक चैनल का कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि हम एक फोरम बने, इस फोरम पर आकर सब लोग अपनी बात कहें और दशा और दिशा पर सार्थक चर्चा हो, और सार्थक चर्चा के माध्यम से दशा भी बदले और दिशा जहां बदलने की जरूरत है उस पर भी काम हो सके। आज डॉक्टर प्रभात कौशिक हमारे साथ थे इस खास मुलाकात में, और हम उम्मीद करेंगे कि वो इसके बाद भी हमारे साथ रहेंगे और हम शिक्षा के जगत में गुणात्मक परिवर्तन और उसकी दशा और दिशा को एक नई सोच के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे, ये मेरा प्रस्ताव है। और इस खास मुलाकात में आने के लिए डॉक्टर प्रभात कौशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम निरंतर खास मुलाकात का ये दौर जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।